नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। यूजी क्लास की क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज में पिछले 2 वीडियो में हमारी प्रॉब्लम जो चल रही थी, एक विमीय परिमित विभव कूप में कण की गति, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल फाइनाइट पोटेंशियल वेल, जिसके लिए हमने हल निकाल लिए थे। ट्रांसडेंटल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमने पिछले वीडियो में किए थे, जिसे हमने डायग्राम में दर्शाया था। और वो डायग्राम जो आपके है चित्र 4 में दिया हुआ है, इसको यदि हम देखें चित्र 4 में, ये जो हमने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में इसको समझा था। जो पहला ग्राफ है वो सम स्थिति के लिए हल है। जैसे हमारे पास में जो 2 प्रकार के हल थे, अगर हम पीछे जाएं, एक तो सम अवस्थाओं के लिए हल था और दूसरा विषम अवस्थाओं के लिए। सम अवस्थाओं के लिए जो हल था x बराबर y टेंजेंट y था, और विषम अवस्थाओं के लिए हल -x बराबर y कोट y था। और इसके लिए हमने ये इक्वेशन सर्किल की इक्वेशन थी। सर्किल इन इक्वेशंस को जहां कट करता है, सर्किल के द्वारा समावस्थाओं की जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर, जो सर्किल है, इसको अगर x बराबर y टेंजेंट y जो कहीं इंटरसेक्ट करता है, प्रतिशत बिंदु उसे प्राप्त होते हैं, वो सम अवस्थाओं के लिए हल होते हैं। और यदि इस सर्किल को विषम अवस्थाओं वाली ये समीकरण कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो बिंदु जो है विषम अवस्थाओं वाले हल होते हैं। और उनकी संख्या हमने देखी किस प्रकार से इस वक्र में होती है। चूंकि ये वक्र सिर्फ गामा के ओड नंबर के लिए, गामा के विषम मान के लिए दिया हुआ 1, 3, 5, सम मान के लिए हम कल्पना कर सकते हैं। अर्थात हमें अब ये देखना है कि कुल कितने इंटरसेक्ट बिंदु हो सकते हैं, उनको हम किस तरह से एक्सप्लेन करें। इनको जो हमारे पास में हल है, उन निष्कर्ष को अगर हम समझना चाहें कंसेप्चुअली, तो कैसे समझें। चित्र 4 से एक विमीय परिमित विभव कूप में परिबद्ध कण के लिए निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। नंबर 1, परिबद्ध अवस्था में ऊर्जा स्तर अपभ्रष्ट, नॉन डिजेनरेट। कैसी है ऊर्जा स्तर? नॉन डिजेनरेट, अनअपभ्रष्ट है। नंबर 2, ऊर्जा स्तरों की संख्या परिमित रहती है। ऊर्जा स्तरों की संख्या वो क्या होती है? फाइनाइट, परिमित रहती है, और इसकी संख्या गामा पर निर्भर करती है। m द्रव्यमान कण के लिए गामा जो होता है, यहाँ जो कांस्टेंट गामा है, वो v0 a स्क्वायर के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। गामा प्रोपोर्शनल टू v0 a स्क्वायर। इसे विभव कूप का प्रबलता प्राचल, स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ पोटेंशियल वेल, विभव कूप का प्रबलता प्राचल, दैट मीन्स स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ पोटेंशियल वेल कहा जाता है। क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ का मतलब v0 कितना है, a कितना है। v0 और a जितना अधिक होगा उतना ही इसकी स्ट्रेंथ अधिक होगी। ओके। नंबर 3 बिंदु, यदि 0 और पाई के बीच में गामा का मान है, तब केवल एक समपरिबद्ध अवस्था होती है। यदि 0 और पाई के बीच में गामा का मान है, तब केवल एक समपरिबद्ध अवस्था होती है। और यदि पाई व 2 पाई के बीच में गामा का मान है, तब केवल 2 समपरिबद्ध अवस्था होती है। 0 और पाई के बीच में है तब तो 1 है, और पाई और 2 पाई के बीच में है तब 2 सम अवस्थाएं हैं। इसी को यदि हम व्यापक रूप में जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखना चाहें, तो ये हो जाएगा ne-1 पाई, और ne पाई के बीच में अगर गामा का मान है, तो ne समपरिबद्ध अवस्थाएं होंगी। ne समपरिबद्ध अवस्थाएं होंगी। यहाँ पे देखिए, अगर ये 0 पाई के बीच में है, तो यहाँ चूंकि 1 पाई है तो 1, पाई और 2 पाई के बीच में है तो 2 यहाँ पे, तो 2 समावस्था। अर्थात 2 पाई और 3 पाई के बीच में है तो 3 समावस्था।
अर्थात एन ई माइनस 1 पाई और एन ई पाई के बीच में अगर है गामा का मान, तो कितनी समपरिबद्ध अवस्थाएं, इवन बाउंड स्टेट्स कितनी होंगी, एन ई के बराबर होंगी। इसी प्रकार से यदि गामा का मान 0 से π/2 के बीच में है तब एक भी विषम परिबद्ध अवस्था नहीं होगी, और यदि गामा का मान π/2 से 3π/2 के बीच में है तो आपके पास में कितनी हो जाएगी, एक विषम परिबद्ध अवस्था हो जाएगी। अर्थात यदि गामा का मान n0 माइनस हाफ पाई से लेके n0 प्लस हाफ पाई के बीच में है तो आपके पास में कितनी परिबद्ध अवस्थाएं होंगी, विषम अवस्थाओं की परिबद्ध अवस्थाओं की जो संख्या होगी वो n0 होगी, अर्थात n0 माइनस हाफ और n0 प्लस हाफ। उस स्थिति में n0 परिबद्ध अवस्थाएं यहां होंगी। जैसे यहाँ 3 को क्या लिखोगे आप, 3π/2 है तो ये आ जाएगा 1 प्लस हाफ, और ये आ जाएगा 1 माइनस हाफ। इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस हाफ, और ये आ जाएगा 1 प्लस हाफ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि जो विषम अवस्थाएं हैं उसके लिए वाला फॉर्मूला होगा। जैसे सम के लिए था ये, जिसमें n सम परिबद्ध अवस्थाएं हैं, और विषम के लिए ये जिसमें n0 विषम परिबद्ध अवस्थाएं हैं। इस चित्र में एक विमीय वर्ग विभव कूप में परिबद्ध कण का ऊर्जा स्पेक्ट्रम विभव कूप की भिन्न भिन्न गहराइयों के लिए दिखाया गया है। यहां यदि हम देखें, ये देखिए ये बाउंड्री है, 0 से E, जो E का मान है इस प्रकार से दिखाया गया है, जो वेल है, पोटेंशियल वेल है, ये यहाँ तो कंटिन्यूम है, सतत है। यहाँ यदि हम देखिए गामा बराबर 1 के लिए V0 का मान दिया हुआ है, गामा बराबर 2 के लिए ये 2 मान हो सकते हैं, गामा बराबर 3 के लिए 2, गामा बराबर 4 के लिए 3, और गामा बराबर 5 के लिए 1, 2, 3 और 4 मान पॉसिबल हो सकते हैं, जिसे हमने वक्र में दिखाया है। गामा के साथ साथ V0 का मान भी दिया हुआ है, V0, और यहाँ क्योंकि गामा 2 हो गया, 4 आ गया, 3 है तो 9, 4 है तो 16, गामा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ये। तो इस प्रकार से ये आपके पास में वैल्यूज गामा और V की दी हुई है, साथ में E को दर्शाया गया है, किस प्रकार से डिस्क्रीट एनर्जीज जो है वो पॉसिबल होती हैं फाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू। पांचवा बिंदु जो है कंक्लूजन का ये है, यह निष्कर्ष निकलता है कि विभव कूप का प्रबलता प्राचल V0a² बढ़ाने पर क्रमशः सम तथा विषम अवस्थाओं के ऊर्जा स्तर प्रकट होते हैं। V0a² का मान बढ़ाते हैं तो सम तथा विषम अवस्थाओं के ऊर्जा स्तर प्रकट होते हैं। और दोनों का कुल मान एक साथ कैसे ज्ञात करें, दोनों का कुल मान यदि हम जानना चाहते हैं तो n-1 π/2 से लेके n π/2 के बीच में यदि गामा का मान है तो सम प्लस विषम अवस्थाओं की संख्या जो है कैपिटल N के बराबर है। n-π/2 और n π/2 के बीच में यदि गामा है तो उस स्थिति में आपके पास में परिबद्ध अवस्थाओं की संख्या जो है n के बराबर हो। छठा बिंदु मूल अवस्था। मूल अवस्था निम्नतम अवस्था होती है, ग्राउंड स्टेट होता है, कि सदैव सम होगा। मूल अवस्था हमेशा कैसी होगी, ग्राउंड स्टेट हमेशा कैसी होगी, सम होगी। इसके बाद क्रमशः विषम सम अवस्थाएं होती है। एक परिमित विभव कूप में परिबद्ध कण के ऊर्जा स्तरों की संख्या विभव कूप की प्रबलता स्ट्रेंथ पैरामीटर पर निर्भर करती है। V0a² क्या कहलाता है, प्रबलता प्राचल स्ट्रेंथ पैरामीटर कहलाता है। इस पर निर्भर करती है कि कितनी सम होंगी और कितनी विषम होगी। हमने देखा गामा बराबर 1, 2, 3, 4, 5, जहां गामा बराबर क्या होता है, √2mV0a²/h²। ये यहां से हम ये देख सकते हैं कि जो ऊपर चित्र हमने बनाया था, जहां चित्र 5 में दिखाया था ऊर्जा स्तरों को,
ऊर्जा स्तर E1 तथा E3 समावस्थाओं के लिए, E1 और E3 समावस्थाओं के लिए, और E2 तथा E4 विषम अवस्थाओं के संगत ऊर्जा स्तर को दिखाया गया है। इसके बाद में कुछ स्मॉल कमेंट्स अर्थात कुछ स्पेशल कंडीशंस यदि हम लेते हुए चलें, उस स्थिति में हमारे हल कैसे होंगे उन्हें समझाया गया है। टिप्पणी 1, कमेंट 1 में क्या बताया है, यदि V0 का मान नगण्य हो, मान लीजिए V0 का मान नगण्य है अर्थात V0 टेंडिंग टू 0 है, V0 टेंडिंग टू 0 होगा तो गामा 0 होगा, V0 टेंडिंग टू यदि 0 होगा तो गामा का मान 0 होगा, यानी विभव कूप अत्यंत छिछला या दुर्बल होगा। और चित्र 4 के अनुसार कम से कम एक प्रतिच्छेद सर्किल और x बराबर y टेंजेंट y अर्थात सम अवस्थाओं के मध्य एक प्रतिच्छेद होगा, और कम से कम एक परिबद्ध अवस्था जो है ऊर्जा स्तर अवश्य होगी, चाहे जितना भी दुर्बल विभव कूप क्यों न है। विभव कूप कितना ही दुर्बल हो, वीक हो, परंतु कम से कम एक परिबद्ध अवस्था होगी और वो सम अवस्था आपकी। टिप्पणी 2, मान लो V0 का मान अनंत है अर्थात अनंत गहराई का विभव कूप आपने ले लिया। गामा का मान यदि अनंत ले लेते हैं तब हमारे पास में हल किस प्रकार से होंगे और उसका परिणाम किस प्रकार से होंगे। गणितीय सुविधा के लिए ऊर्जा का मूल बिंदु विभव कूप के पैंदे पर ले लेते हैं। ऊर्जा का मूल बिंदु पैंदे पे लेने से क्या होगा, हमारे पास में 0 और V0 का मान जो होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, Vx बराबर 0 हो जाएगा और x का मान a से कम है और Vx बराबर V0 हो जाएगा जब x मैग्नीट्यूड ऑफ x का मान a से ज्यादा है। मैग्नीट्यूड ऑफ x ग्रेटर देन a के लिए अल्फा बराबर √2m V0 माइनस e अपॉन h बार स्क्वायर अंडर रूट, और मैग्नीट्यूड x लेस देन a के लिए बीटा बराबर √2me अपॉन h बार स्क्वायर अंडर रूट। मानने पर वही बीजीय समीकरण प्राप्त होते हैं अर्थात बीटा ए टेंजेंट बीटा ए बराबर अल्फा ए और बीटा ए कोट बीटा ए बराबर माइनस अल्फा। अतः जब V0 का मान अनंत है, अगर V0 का मान अनंत है तो प्रथम बीजीय समीकरण से टेंजेंट बीटा ए बराबर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और टेंजेंट बीटा ए अगर अनंत होता तो बीटा ए का मान n पाई अपॉन 2 के बराबर होता है, n का मान 1 3 5 ओड नंबर ही हो सकता है। उस स्थिति में हल जो होगा जो है बीटा ए बराबर n पाई बाई 2 होगा फॉर यदि आपके पास में n का मान ओड नंबर है। द्वितीय अबीजीय समीकरण से कोट बीटा ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कोट बीटा ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी और टेंजेंट बीटा ए टेंडिंग टू 0। अगर कोट बीटा ए अगर अनंत है इसका तात्पर्य क्या हुआ, टेंजेंट बीटा ए 0 हो गया अर्थात बीटा ए बराबर n डैश पाई, बीटा ए बराबर n डैश पाई, जहां n डैश का मान 1 2 3 4 हो सकता है। अब दोनों हलों में सिमेट्री लाने के लिए हम n डैश को ले लेते हैं n अपॉन 2, n डैश को क्या ले लेते हैं, n डैश के स्थान पे n अपॉन 2, ठीक है। अर्थात स्मॉल n बराबर ट्वाइस n डैश होगा, स्मॉल n बराबर ट्वाइस n डैश होगा, ठीक है। तो बीटा ए बराबर हो जाएगा n पाई अपॉन 2 और n का मान 2 4 6, अर्थात ऊपर का जो हल था प्रथम हल था ऑड नंबर के लिए और द्वितीय हल इवन नंबर के लिए, अर्थात दोनों हलों को अगर हम साथ में ले लेते हैं तो बीटा ए बराबर n पाई बाई 2 इसका कॉमन हल हो जाएगा और n का मान 1 से 1 2 3 4 इंटीजर जो है वो हो सकता है। और यहाँ बीटा का अगर मान रख देते हैं तो आप यहाँ से एनर्जी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। जब हम गामा को अनंत लेके चले थे, अनंत विभव कूप के लिए हम पहले भी ऊर्जा आइगन मान निकाल चुके हैं, एनर्जी आइगन वैल्यूज निकाल चुके हैं और ये वही मान यहाँ पर अपने को प्राप्त होता है। इसके पश्चात एनर्जी आइगन फंक्शंस, ऊर्जा के आइगन फलन जो है इस हल के लिए किस प्रकार से होंगे। एक परिमित विभव कूप के लिए परिबद्ध कण की समावस्थाओं के लिए आइगन फंक्शंस क्या होंगे। अभी हमने ऊर्जा आइगन मान एनर्जी आइगन वैल्यूज की बात की, ये हम पहले निकाल चुके हैं। समावस्था के लिए और विषम अवस्थाओं के लिए समीकरण हम पहले लिख चुके हैं। इसके पश्चात हमें पता है बाउंड्री कंडीशंस और कंटिन्यूटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग चारों कंडीशंस हैं, वहां से हमारे को ये समीकरण मिल सकती है। ए बराबर
डी ई रेस टू अल्फा ए कोस बीटा ए। समीकरण 1 अर्थात सम अवस्था के लिए तो यह हल हो जाएगा और विषम अवस्थाओं के लिए a बराबर माइनस सी ई रेस टू अल्फा ए साइन बीटा ए हो जाएगा। a का मान सम अवस्था के लिए ये और विषम अवस्था के लिए ये मान यदि हम रख लेते हैं सम अवस्थाओं के लिए तो हमें लेना a बराबर ये। इसको अगर हम 31 इक्वेशन में लिख लेते हैं, समीकरण में लिख लेते हैं, तो हमारे पास में ये हल आ गया। ये समीकरण 33 हो जाएगी। एक्चुअली में यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, ये 33 हो जाएगी। ये 32 पहले दर्शाया जा चुका है। किताबों में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं, तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए। अगर यदि आप ऊपर नीचे देखेंगे तो आपको समीकरणें पता चल जाएंगी क्या नंबर है, इसे आप चेंज कर लीजिएगा। ये सम अवस्था हल है, सम अवस्थाओं के लिए हल हो गया। इसी प्रकार से सम अवस्था हल अपन देख रहे हैं मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है। सम अवस्था हल क्या है? मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ कोसाइन फैक्टर आ रहा है। विषम अवस्था के लिए यदि हम देखें तो यहां पर हम देख रहे हैं साइन बीटा, साइन फंक्शन आ रहा है। तरंग फलनों का यह समुच्चय मूल बिंदु के सापेक्ष प्रति सममित एंटी सिमेट्रिक होता है। इस प्रकार से सम और विषम दोनों के लिए हमने हल निकाले हैं और इन्हें हम चित्र में अर्थात ग्राफ प्लॉट करके भी आप देख सकते हो। प्रथम 4 ऊर्जा स्तरों को साई 1 2 3 4 प्रदर्शित करे हुए हैं। इन्हें आप ध्यान से देखिएगा, इन्हें आपको प्लॉट एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कर्व। अगर हम यहां देखिए बाउंड्रीज हैं तो इस प्रकार से पहला हल, दूसरा, ये देखिए आपके पास में 1 2 3 इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और ये साई वर्सेस एक्स जो है, एक्स बराबर माइनस ए से लेकर प्लस ए और ए बाउंड्रीज दिखा रखी है। चित्र में क्या दिखाया? परिमित विभव कूप में परिबद्ध कण के संगत तरंग फलन है जब n का मान 1 2 3 4 है। साई 1 और साई 3 सम अवस्थाओं के लिए है और साई 2 साई 4 विषम अवस्थाओं के लिए तरंग फलन है। यहां चिरसम्मत यांत्रिकी में अभेद्य वर्जित क्षेत्र मैग्नीट्यूड x ग्रेटर देन a में भी कण के होने की प्रायिकता परिमित होती है, जो क्वांटम यांत्रिकी में, जो कि आपके किसमें संभव नहीं था? क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पॉसिबल नहीं था। ये जो बाउंड्रीज है आपके x बराबर माइनस से प्लस डॉट डॉट वाली बाउंड्रीज के बाहर जो पॉसिबिलिटीज आप देख रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स तो यहीं तक होती है कि यहाँ बाउंड्रीज जो है वो यहाँ के बाहर इसके कण की संभावना जो है वो संभव नहीं है। परंतु ये जो पॉसिबिलिटी है ये क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ही पॉसिबिलिटी होती है, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं होता है। इस प्रकार से हमने एक विमीय परिमित विभव कूप में कण की गति के लिए जो हल थे, ऊर्जा आइगन मान थे, ऊर्जा आइगन फलन थे, इसके अलावा कुछ स्पेशल कंडीशंस थी, उनको भी हमने इसमें डिस्कस किया है। तो जैसा कि मैंने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सबसे भिन्न इसका हल होता है, तो इसे आप बार बार पढ़ें और ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए होगा। धन्यवाद दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।